नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के आग्रह पर अज्ञे जी की एक कविता कलगी बाजरे की मूल संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान रखें कि सीधे सीधे इसका नोट्स देने के बजाय मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें, ताकि आराम से इसकी मूल संवेदना का अगर प्रश्न आता है तो आप हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कलगी बाजरे की अज्ञे की कविता की मूल संवेदना। 1943 ईस्वी से विकसित हिंदी काव्यधारा प्रयोगवादी काव्यधारा कही गई, जिसका प्रारंभ प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट शब्द का पर्यायवाची है। वस्तुतः आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा नित्य नई खोजें हो रही हैं। इस काव्यधारा के मूल में यही चेतना सक्रिय है कि व्यक्ति संबंधी जीवन जगत की विविध गतिविधियों की तलाश होनी चाहिए। इसके उन्नायक अज्ञे के अनुसार प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया है, जिनको अभेद्य मान लिया गया है। यह अन्वेषण ही प्रयोगवाद की मूल दृष्टि है एवं वर्तमान वैज्ञानिक युग की उलझी हुई अत्यंत जटिल गुत्थियां इसका मूल आधार। शिल्प क्षेत्र में प्रयोग की यह अपेक्षा अधिक प्रभावी है, किंतु विडंबना यह है कि इनके अन्वेषण की न तो कोई सुनिश्चित दिशा है और न सुनिश्चित दृष्टिकोण ही। प्रत्येक कवि अपनी बात अपनी शैली में कहने के लिए स्वतंत्र है। अज्ञे ने इस प्रसंग में लिखा है, ये अर्थात एक कवि, प्रयोगवादी कवि हैं, एक स्कूल अर्थात विचारधारा मान्यता के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी, उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों में उनकी अलग अलग राय है। उक्त कथन से प्रयोगवादी कवियों की विषयगत, शैलीगत और विचारगत दिशाहीनता का अनुमान सहज ही लग जाता है। वैसे विकास की अंधी दौड़ में आज लगभग सभी सम्मिलित हैं। और अधिकांश भ्रमित से दृष्टिगत होते हैं। इस विसंगत ने प्रयोगवादी कविता के विकास में सहयोग देने के स्थान पर कुछ विडंबनाओं को अधिक उकेरा है। इस काव्यधारा के मूल में विदेशी प्रभाव को कुछ अधिक ही महत्व मिल गया है। इनमें प्रकृति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद एवं मनो विश्लेषणवाद का नाम उल्लेखनीय है। इस काव्य धारा की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार देखी जा सकती हैं: समसामयिक जीवन के प्रति आग्रह, अहम की प्रधानता, विद्रोही स्वर, लघुता के प्रति दृष्टिपात, अनास्थावादिता एवं संशयात्मकता, सामाजिक एवं राजनीतिक विद्रूपता पर व्यंग्य, वासना का नग्न चित्रण और कलापक्ष। अब ध्यान रखें कि ये जो 8 बिंदु आपके सामने रखे गए हैं, इन 8 बिंदुओं में इस कविता की विशेषता को हमें समायोजित करके देखना है। सभी संदर्भ उस पर लागू हुए जरूरी नहीं, लेकिन प्रयोगवादी कविता इन्हीं संदर्भों के आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो कल की बाजरे की जो स्थिति है उसको भी हम यही देखेंगे, लेकिन पहले इसके उपसंहार को देखें कि सच्चाई यह है कि प्रयोगवाद का शुभारंभ एक सार्थक उद्देश्य से हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश संवेदनाओं का विस्मरण कर बहुत से कवि केवल प्रयोग को ही अपना मूल उद्देश्य मान बैठे। अतः कविता धीरे धीरे आम आदमी से कट गई। इसी मध्य आज़ादी मिलने से देश के सभी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आया। इस पृष्ठभूमि में एक बार पुनः हिंदी कविता को आम आदमी से जोड़ने का उद्यम हुआ, जिसे नई कविता कहते हैं। तो अज्ञे की इस कविता की मूल संवेदना इसी पृष्ठभूमि में देखी जा सकती है। अब आइए हम लोग जो 8 बिंदु पीछे गए हैं उसके आधार पर देखते हैं कि इसमें अज्ञे जो कह रहे हैं वो स्वयं कि मैं कह रहा हूँ, ये अहम की प्रधानता है
और अपनी प्रेमिका के प्रति जो आग्रह व्यक्त कर रहे हैं वो समसामयिक जीवन के प्रति आग्रह है। परंपरागत मान्यताओं के प्रति वो विद्रोह व्यक्त कर रहे हैं और बाजरे या हरी घास जैसी लघुता से जुड़ी हुई वस्तुओं को वो तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझे आप ना। लेकिन यहाँ वो मान के चल रहे हैं कि मेरी बात को निश्चित नहीं कि वो प्रेमिका या पढ़ने वाले स्वीकार कर लें, तो इसमें अनास्थावादिता एवं संशयात्मकता भी मिलेगी। और सामाजिक एवं राजनीतिक विद्रूपता पर व्यंग, तो यहाँ राजनीतिक संदर्भ तो नहीं है लेकिन सामाजिक संदर्भों का थोड़ा सा है। वासना का खुला चित्रण तो नहीं है लेकिन सांकेतिक चित्रण है। लेकिन यहाँ ये कहेंगे कि वासना एक रचना धर्मी दृष्टि से है, गलत संदर्भ में नहीं है, जैसा कि मुद्रा राक्षस आदि ने अपनी कुछ कविताओं में लिखा है। और कला पक्ष में भी अगर देखें तो पूरे शिल्प का ही नया प्रयोग हुआ है। तो चले सबसे पहले आगे क्या कहते हैं, हरी बिछली घास। बिछली माने ऐसी घास जो बिछी हुई है, समझे आप ना। कृपया ये ध्यान रखिएगा कि आगे शब्दों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं शिल्प के धरातल पर। तो हरी बिछली हुई घास अथवा दोलती, दोलती माने हिलती हुई, कलगी माने बाजरे के ऊपर की वह कली जिसमें दाने होते हैं और जो अनाज निकलता है बाजरे से। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि बाजरा एक ऐसी फसल है जो गरीबों का भोजन माना जा सकता है। जहाँ कोई फसल नहीं होती है, जहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ भी ये आराम से उग जाती है। तो उन्होंने दो प्रतीक लिए हैं, एक हरी बिछली घास और एक हिलती हुई कलगी जो बाजरे की है, समझे आपने। चरारे माने भरी पूरी, तो ये गरीबों का एक भोजन है। तो ये दो प्रतीक ले रहे हैं। तो कहते हैं आगे कि अगर मैं तुमको माने अपनी प्रेमिका को ललाती सांझ, ललाती माने सूरज के डूबने के समय की जो संध्या होती है, और नभ की अकेली तारिका, नभ में निकली हुई अकेली तारे। तो यहाँ संकेत जो है वो निराला की संध्या सुंदरी कविता को लें तो वहाँ कहा गया है कि ये तारा जो मजदूर वर्ग होता है, परिश्रमी वर्ग होता है, उसके आराम के लिए, उसके आनंद के लिए एक प्रतीक रूप में होता है कि सांझ होते ही परिश्रम से मुक्ति मिल जाती है। तो नहीं कहता या शरद की भोर की। तो यहाँ ध्यान रखें, शरद एक ऐसा समय होता है जो शीतल मंद सुगंध, जहाँ हर आदमी घर से बाहर निकलता है और प्रकृति का आनंद लेता है। तो भोर की माने प्रातः काल की, निहार माने जो ओस आदि से नहाया हुआ थोड़ा सा कोहरा होता है। कुई, कुई माने कुमुदनी, कुमुदनी होती है वो कमल के विपरीत मानी जाती है। कमल सूरज को देख करके उगता है, कुमुदनी ठीक उसी तरह से होती है लेकिन वो रात में चांद को देख के उगती है। कमल रात में बंद हो जाता है, कुमुदनी रात में खिल जाती है। तो या टटकी माने ताजी ताजी, चंपे की कली वगैरह माने इत्यादि। नहीं कहता माने पुराने उपमानों से तुम्हारी तुलना नहीं करता। तो इसका कारण यह नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्यार के प्रति गहराई नहीं है, या हृदय प्यार से बिल्कुल मेरा सूना है, मैं मतलब किसी से प्यार करना नहीं चाहता, या मेरे प्यार में कोई वास्तविकता सच्चाई नहीं है, कोई केवल वासनात्मक संदर्भ है। बल्कि इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं। कारण ये है कि उपमान मैले का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गए हैं इनका, इसलिए अब ये उतने सुथरे, साफ सुथरे, आकर्षक नहीं है। मैले का मतलब अनाकर्षक। देवता, अब यहाँ देवता शब्द के दो अर्थ लगा सकते हैं। एक तो प्रभाव, ये प्रतीक जो प्रभाव कर डालते थे। कूच माने अब यहाँ से गायब हो चुके, हिंदी साहित्य से हट गए हैं। दूसरा कि जो प्रयोग करने वाले रीतिकालीन कवि या आधुनिक कवि थे छायावादी तक, वो लोग अब दिवंगत हो गए हैं, कविता के क्षेत्र से या तो हट गए हैं। तो वो कहते हैं कि इसको यूँ समझो कि कभी बासन, जो पुराने बर्तन होते थे, उसका बाहर का तला बड़ा चमकीला होता था ताकि वो बर्तन अच्छे लगें। तो कह रहे हैं कि घिसने से मुलम्मा, मुलम्मा माने जो उस पर चिकनाई होती थी, जब अधिक घिसा जाता है तो छूट जाता है। अर्थात ये जो मैंने उपमान बताए हैं
कि इनका ज़्यादा प्रयोग करने से अब हमारी जो साहित्य रूपी वर्तन है उसमें इनका प्रभाव घट गया है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तो प्रेमिका से वो कह रहे हैं कि बुरा मत मानना जो मैं नए प्रयोग कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पहचानने की कोशिश नहीं करोगी? क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे रूप के माने तुम्हारे रूप के निकट केवल तुम हो, और यही जादू मेरे ऊपर प्रभावी है कि मुझे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारी सुंदरता लगती है, निजी किसी सहज गहरे बोध से। निजी माने स्वयं के, सहज माने स्वाभाविक रूप से, गहरे माने गंभीर, बोध माने अनुभूति से, या किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। और इसको समझने की कोशिश करो कि मैं प्यार के किस संवेद धरातल से अपनी बात ये कह रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात को समझो कि या तो तुम मेरे लिए उस सामान्य घास जैसी हो जो सर्वत्र जो है एक सा आचरण करती है, गरीब अमीर का चिंतन नहीं करती है और सहज भाव से वो हरी भरी रहती है, या फिर गरीबों का जो भोजन है वो बाजरा, उसकी एक लहराती हुई तुम कल की माने ऊपरी हिस्से की तरह हो, समझे ना मेरे लिए। तो आगे वो प्रश्न चिन्ह उठाते, इसका मतलब कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पता नहीं तुम समझ रही हो या नहीं। आगे वो कहते हैं कि आज हम शहर में रहने वाले जो लोग हैं, शहरातियों, एक नया प्रयोग है। पालतू माने बना बनाया, मालंच, मालंच जैसे आजकल लोग बगीचा आदि घर में बना लेते हैं छोटा छोटा, उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे अपनी छतों पर लोग किचन गार्डन बना लेते हैं या छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं कि जिसपे एक सुंदर सा जूही का फूल खिला हुआ है, तो शहर के लोग उसी में ही सौंदर्य बोध देखते हैं, जिनके लिए वही सृष्टि के विस्तार का पूरक होता है, ऐश्वर्य का माने सौंदर्य, ऐश्वर्य सुंदरता का, विभूति जिसे कहेंगे, उदारता का। लेकिन मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा सच्चा प्यारा प्रतीक जो है या तो बिछली हुई घास है, या फिर शरद की सांझ के, शरद ऋतु में जब थोड़ी सी सर्दी आ जाती है, सूने गगन में जो एक तारा सा दिखाई पड़ता है, उसकी पृष्ठभूमि में दौड़ती हुई माने हिलती हुई एक बाजरे की कलगी है, जो कि एक आशावादिता के प्रतीक है गरीबों की। तो कहते हैं कि मैं सचमुच इन्हें जब देखता हूँ, इन दो चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, तो यह खुला वीरान संस्कृति, ये जो पूरा संसार है जो मुझे वीरान सा नजर आता है। वीरान सा मतलब जहाँ प्यार का अभाव हो चुका है, अपनेपन का अभाव हो चुका है, तो मेरे लिए ये मतलब ये दिखावा हो चुका है। तो यह प्यार जो है उसका अधूरापन घना हो जाता है और मेरे अंदर सिमट सा आ जाता है, और मैं फिर एकांत अंतर्मुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में मैं अकेला हूँ, समझे आप ना, क्योंकि तुम भी मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो। तो कहते हैं कि ठीक है, मैंने शब्दों से कहा, लेकिन ये ध्यान रखो कि शब्द केवल जादू का काम करते हैं, समझे आप ना। शब्द केवल प्रभाव डालते हैं, उसमें वास्तविकता है या नहीं ये तो व्यवहार में देखा जाता है। और इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, तुम्हारे प्यार के प्रति समर्पित हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए समर्पित हूँ। क्या मेरी इस बात को तुम समझ रही हो? तो मित्रों, यह एक प्रयोगवादी कविता है जो अज्ञे ने कहा है, और चूंकि ये प्रयोग है, प्रयोग के लिए उन्होंने खुद कहा है कि सफल भी हो सकता, असफल भी हो सकता है। इसलिए कृपा करके अज्ञे भले ही महाकवि के रूप में, संचालक के रूप में, ध्वजवाहक के रूप में इस धारा के विशिष्ट कवि हों, लेकिन इस कविता में एक अधूरापन की अनुभूति आप कर सकते हैं, समझे आपने। तो बस इसे इतना समझने की कोशिश करिए कि अपनी प्रेमिका को एक नई दृष्टि से वो देख रहे हैं और उससे आग्रह कर रहे हैं कि उस दृष्टि को वो भी स्वीकार करें। तो आशा है कि ये छोटा सा विचार विमर्श आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं इसकी आलोचना, इसका प्रतिपाद, इसकी मूल संवेदना प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।